लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में जी है वो पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, चलें जिसको हम समझते हैं। इस तरह से है कि हमारे पास इस कायनात की कोई सी भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चले मैं यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी होती है जी, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स इन दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। यानी चले इस ऑब्जेक्ट का मैस m1 कर लेते हैं और इसका मैस m2, और डिवाइडेड बाय, यानी इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस लेकर, यानी यहाँ से लेकर, ये फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट का सेंटर फर्ज करें ये बनता है और इस ऑब्जेक्ट का ये, तो इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर टाइम्स इसको क्या किया जाएगा जी, डिवाइड किया जाएगा। अब ये है जी सर आइजैक न्यूटन की जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो उन्होंने बात की थी। अब ये फोर्स इस प्रोडक्ट ऑफ मैसेज से इंक्रीज क्यों करती है, यानी इसका अगर रिलेशन देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट का मैस में m1 कह रहा हूँ और इसका मैस में m2 कह रहा हूँ, क्यों उन्होंने ये कहा कि ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये कम हो जाती है स्क्वायर टाइम्स जो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, यानी कि ज़रा मामूली से इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में दूर करने से ये फोर्स में खासा ख्वाफ फर्क आता है और एकदम ये बहुत डिक्रीज करती है, यानी डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या हुआ, ये फोर्स डिक्रीज थी, मैंने कहा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर इसमें ये जी आखिर ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये किस तरह से, यानी इसकी वैल्यू जो है वो ढूंढी गई, वो सारी बातों के अब हम जरा जो है जवाबात देखते हैं। यानी सबसे पहले तो हम इस तरह से देखते हैं कि आखिर न्यूटन के जहन में ये बात क्यों आई कि ये हर दो जो हमारे पास इस यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई खास मैस हो या कोई भी मैस हो, डिफरेंट मैस हो, इनमें ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। यानी ये हम यूं बात कर सकते हैं, हिस्ट्री को अगर हम उठाएं तो हमें ये पता चलता है कि न्यूटन जो है उन दिनों एक सर्च कर रहे थे और वो ये सर्च कर रहे थे कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करती, यानी और जो मून है वो जमीन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करता, और फिर हमें वो जो चांद का घटना और बढ़ना वो जो नजर आता वो उस प्रोसेस को समझ रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, एक बाग में थे जी, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, और उस पेड़ से, चले अगर यहाँ पे हम कोई पेड़ सा बना दें, ठीक है, तो उस पेड़ से क्या हुआ जी, एक जो एप्पल है वो ग्राउंड पे आके गिरा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चले, ये फर्ज करें कि यहाँ से वो खड़े थे और ये एप्पल जो है वो एक ट्री से यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री था बहुत बड़ा सा और उसमें से एक एप्पल जो है जमीन पे आके गिरा। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये जमीन पर ही क्यों आके गिरा, यानी ये कोई फोर्स थी जो कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा। यानी चूंकि अगर हम न्यूटन ही के सेकंड लॉ को देखें तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक फोर्स होती है, जब एक बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई होती है तो जिस डायरेक्शन में वो नेट फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में जो है बॉडी एक्सलरेट करती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है उसमें टाइम के हिसाब से तब्दीली आती है, यानी मैं कहता हूँ एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कि जब एक सेब जमीन पे गिरा तो उसमें एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से फिर उनके जहन में ख्याल आया कि वाकई जो फोर्स है, यानी जमीन जो है वो अर्थ जो है वो उस एप्पल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है और इसने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर दूसरी बात कि आखिर यानी ये फोर्स जो है, चूंकि मैंने ऊपर जैसे बात की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी ये फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका मतलब एप्पल भी जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स उतनी ही अमाउंट में, तो फिर जमीन एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव करती। तो फिर इसका जवाब भी हमें सेकंड लॉ से ही मिल जाता है कि चूंकि हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी का मैस अगर हम मैस बढ़ा दें, इंक्रीज करते जाएं, तो एक्सलेरेशन डिक्रीज करने शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी एप्पल का मैस जमीन के मुकाबले में बहुत 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 कम है, ठीक है। इसका मतलब वो जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कराएगा एप्पल जमीन में वो बहुत 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 कम होगी, ठीक है। इसलिए जो जमीन का मैस ज्यादा है, इसलिए जो फोर्स है, ठीक है, जो कि फोर्स, अब मैं यूं बात करूंगा जो जमीन एप्पल पे फोर्स लगाई वो तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एप्पल का मैस बहुत कम है। अब मैं यूं अगर हम कहूँ कि मैस हम कम करते जाएं तो अब जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी वो जो जमीन प्रोड्यूस करेगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें एप्पल की एक्सलेरेशन नजर आती है लेकिन जमीन की एक्सलेरेशन जो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है वो नजर नहीं आती। ये इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है। फिर हमें न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर हम इस पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर लें तो वो भी हमें यहाँ से
वो समझ आता है कि एक्शन और रिएक्शन, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फर्ज करें फोर्स लगा रहा है इतनी ही, ठीक है, तो फिर वही फोर्स जो है बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, यानी सेम है। एक्शन और रिएक्शन जो होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मगर जो है उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट इन, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, इन डायरेक्शन जो अपोजिट होते हैं। इस तरह से फिर हमें ये बात समझ में आती है। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जी है, बेसिकली अगर इस जी की वैल्यू को देखा जाए, जो कि बाद में एक कैवेंडिश जो है वो हमारे पास एक जो केमिस्ट है उन्होंने एक अपरेटस सेट किया था, जो कि यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये इसलिए नहीं सेट किया था कि ये वैल्यू जी की फाइंड करें, बेसिकली वो डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम कर रहे थे, जो कि उनके को वर्कर्स या हम यूं कह सकते हैं अदर जो वर्कर्स हैं, जो कि उन्होंने एक तकरीबन उनकी वफात के कोई 100 साल बाद जो है वो ये जी की वैल्यू फिर जो है वो सही तरह से उसी ऑपरेटर से, जो कैवेंडिश ऑपरेटर उसी से मालूम की थी, जो कि फिर 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है वो मालूम की गई। लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये हम यूं कह सकते हैं कि ये न्यूटन जिस वक्त उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था तो वो इसके ऊपर सर्च कर रहे थे, यानी लेकिन उनको इसके लिए कोई यानी ये था कि कोई होती है कांस्टेंट वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी चूंकि अगर हम यूं बात करें कि अर्थ जो है और अगर ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान हम कोई भी बीच में यानी कोई भी मटेरियल लें, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, यानी चाहे वो एक बहुत बड़ी दीवार हम खींच दें या अगर हम इनके दरमियान जो है वो एयर ले आए, ये जी की वैल्यू उतनी ही रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल ये जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जो कि फिर कायनात के हर दो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई खास मैस है उनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती है, यही वैल्यू है, जिसको के बाद में साइंटिस्ट ने अभी चेक किया है कि ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है लेकिन ये इतनी ही है, ठीक है। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इसकी क्या स्टेटमेंट है, और फिर हमने न्यूटन्स के लॉज को भी इस पे अप्लाई करके देखा, तो जो कि थर्ड लॉ भी और सेकंड लॉ इसे सपोर्ट करते हैं। और फिर हमें यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये भी बात पता चलती है कि एक ऑब्जेक्ट जब जमीन पे गिरता है तो जमीन भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है जो कि हमें नजर आती है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट जमीन पे क्या फोर्स लगा रहा है तो वो भी हमें न्यूटन थर्ड लॉ से पता चलता है कि वो भी उतनी ही अमाउंट में फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन चूंकि मैस में डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें वो फोर्स महसूस नहीं होती। अब अगर मैं यूं बात करूं कि ये वो फोर्स है जो कि अर्थ जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, ये फर्ज करें ये मैस ऑफ अर्थ है यहाँ पर, अब चूंकि अर्थ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसे मैस ऑफ अर्थ कह देता हूँ, ठीक है, और ये जो डी डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ अर्थ, चूंकि हम यहाँ से अस्यूम करते हैं कि जो हमारे यानी जमीन के सेंटर से हमारी बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो तो अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अर्थ ही के बराबर, ठीक है। तो ये हमने इतना रख लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं एक ऐसा एक और छोटा सा प्लेनेट बनाता हूँ जी, ठीक है, एक बहुत मामूली छोटा सा प्लेनेट, ठीक है। अब इसके ऊपर फर्ज करें जो यानी ये वो फोर्स है जो कि अर्थ मेरे ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा प्लेनेट बनाता हूँ जिसका मैस और जिसका रेडियस जो है वो अर्थ की निस्बत कितना होना चाहिए, चलो उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है लेस हो, चलें 2 टाइम्स हम लेस बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका जिसका जो हम ये कह सकते हैं रेडियस है वो पहले इसके रेडियस से कितना जी, या अगर ये अर्थ है अर्थ के रेडियस से ये हाफ है, ठीक है। तो अब ये अगर मैं इस जगह पर मैं हूँ, ठीक है, तो ये मुझ पे कितना फोर्स लगाएगी, और ये फर्ज करें अर्थ है तो अर्थ मुझ पे कितनी, अर्थ तो चले मुझ पे इतनी फोर्स लगा रही वो मुझे पता है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे कितनी फोर्स लगाएगी ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू होगा जी m1, यानी ये मैस मेरा, ठीक है, m1, और ये मैस ऑफ जो इस स्मॉल प्लेनेट है ये फर्ज करें जमीन से इसका मैस हाफ है और इसका रेडियस भी जमीन से क्या जी हाफ है, ठीक है। तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास ये 2 और ये 2 जो है 4 होगा, यानी अगर मैं 4 से ऊपर और यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा, 2gm1m, यानी मैस ऑफ स्मॉल ये मैस ऑफ सॉरी अर्थ आएगा, ठीक है, ये मैस ऑफ अर्थ आएगा जो कि स्मॉल प्लेनेट का मैंने अर्थ से कहा था हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हम इधर लिख देंगे d/4
यानी डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 4 से कैंसिल। तो ये अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास वो फोर्स आ रही है, ये वाली जो कि ग्रेविटी मेरे पर असर कर रही थी, ठीक है, यानी जी एफ ई है ये अर्थ वाली फोर्स। यानी इसका मतलब कि अगर हम रेडियस कम कर देंगे और मास कम कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स यानी सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस क्लोज हो गया यहाँ पर, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, जो कि अर्थ के मुकाबले में अब 2 गुना ज्यादा है।